हेलो। पिछली क्लास में हमने कॉस्ट अकाउंटिंग का इंट्रोडक्शन के बारे में बात किया था। कॉस्ट अकाउंटिंग का भारत में उद्भव ओरिजिन 1944 से हुआ। कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड मेंटेन के लिए सर्वोच्च संस्था हाईएस्ट बॉडी ICAI इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया और इसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स के बारे में हमने बात करी थी। लागत लेखांकन का विकास वित्तीय लेखांकन फाइनेंशियल अकाउंटिंग के कुछ ड्रॉबैक्स, सीमाएं, लिमिटेशंस की वजह से हुआ। इनके ऑब्जेक्टिव्स हमने कल बात किया था। फिर कॉस्ट अकाउंटिंग में स्टार्टिंग हमने किया था विद द वर्ड कॉस्ट। व्हाट इज कॉस्ट? वैसे तो सबने नाम सुना हुआ है, कॉस्ट बोले तो लागत। कोई भी प्रोडक्ट आप बनाएं, उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए जितने भी खर्च हुए उन सबको लागत का नाम दिया गया। बट यहाँ कॉस्ट अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से कॉस्ट को 3 बड़े भागों में बांटा गया है। कॉस्ट इज क्लासिफाइड इनटू 3 मेजर कैटेगरीज विच आर, जो कि है मटेरियल, लेबर एंड एक्सपेंस। कॉस्ट अकाउंटिंग में इसकी टर्मिनोलॉजी में कॉस्ट को 3 भागों में क्लासिफाई किया गया है, वर्गीकृत किया गया है। मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट एंड एक्सपेंस कॉस्ट। कभी भी आपको पूछा जाए कि कॉस्ट कितने प्रकार की होती है तो आप जनरली कह सकते हैं कि कॉस्ट इज क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज। या कभी आपको यह भी पूछा जाए एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट, एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट, तो कॉस्ट के एलिमेंट्स तत्व भी आप कितने बताएंगे? 3। कौन कौन से? सामग्री लागत, श्रम लागत, खर्च लागत। इसकी भी शायद हमने पिछली क्लास में बात करी थी। आज हम इससे आगे बात करेंगे। कोई भी प्रोडक्ट बनाओ, उस प्रोडक्ट को बनाने में मटेरियल लगना ही लगना है। ये पेन मैंने बनाया तो प्लास्टिक है, अंदर इंक है, फॉर्म है, सब मटेरियल है। लेबर, ये मटेरियल ऑटोमेटिक प्रोडक्ट नहीं बनता, इसको प्रोडक्ट कौन बनाता है? मजदूर, लेबर लगती है। इसके अलावा भी बहुत सारे खर्च होते हैं, मशीनों का डेप्रिसिएशन, जगह का किराया, लाइट बिल, टेलीफोन बिल, प्रिंटिंग, स्टेशनरी, स्टाफ सैलरी, बहुत सारे खर्चे होते हैं। तो हमने मेजरली कॉस्ट को कितने पार्ट में क्लासिफाई कर दिया है? 3 पार्ट में, मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट एंड एक्सपेंस कॉस्ट। आज हम इस कॉस्ट को पुनः सब डिवाइड करेंगे, उप विभाजन। मटेरियल कॉस्ट को 2 भागों में बांटा गया है। इनडायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, फर्स्ट डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट एंड सेकंड इनडायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। बिल्कुल इसी प्रकार से इन लागतों को भी पुनः 2 भागों में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष नाम से बांटा गया है। लेबर कॉस्ट भी 2 तरह की होगी। कौन कौन सी? डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट। एंड जस्ट लाइक दिस, एक्सपेंस आर आल्सो क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरीज, डायरेक्ट एक्सपेंस एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंस। तो ध्यान दें, मुख्य रूप से तो लागत को कितने भागों में बांटा गया है? 3। इसका उप विभाजन, सब डिवाइडेशन, सब क्लासिफिकेशन आल्सो इन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। तीनों ही खर्चों को 2 भागों में बांटा गया, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट। मटेरियल की बात करें तो डायरेक्ट मटेरियल,
इनडायरेक्ट मटेरियल। लेबर की बात करें तो डायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट लेबर। एक्सपेंस की बात करें तो डायरेक्ट एक्सपेंस एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंस। अब हम डिटेल्ड इन 6 कॉस्ट के बारे में बात करेंगे कि मटेरियल तो हम जानते हैं, बट मटेरियल भी कितने तरह का, 2, कि डायरेक्ट मटेरियल कौन सा, इनडायरेक्ट मटेरियल कौन सा, इन दोनों के बारे में अब हम बात करेंगे। आप लोग चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, अभी हम इस सब डिवाइडेशन की एक एक एलिमेंट की बात करेंगे। मटेरियल को 2 भागों में बांटा, डायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट मटेरियल। तो अभी हम सबसे पहले बात करेंगे डायरेक्ट मटेरियल की। प्रत्यक्ष सामग्री। डायरेक्ट मटेरियल की डेफिनेशन है कोई भी वो मटेरियल जिसमें ये 3 विशेषताएं पाई जाती हो। एनी मटेरियल विच हैव फॉलोइंग 3 कैरेक्टरिस्टिक्स आर नॉन एज डायरेक्ट मटेरियल। जिसमें भी ये 3 विशेषताएं हुई, उस मटेरियल को यहां हम किस नाम से जानेंगे, डायरेक्ट मटेरियल के नाम से। ये तीनों विशेषताएं हैं कि जिस मटेरियल की आप बात कर रहे हैं वो महंगा हो, बोले तो हैव इनफ वैल्यू। जिस भी मटेरियल की आप बात कर रहे हैं वो डायरेक्ट तभी होगा जबकि उसकी उत्पाद के रूप में क्या हो सके, पहचान हो सके, रिकॉग्नाइजेशन, पहचान होना संभव हो। प्रोडक्ट बनने के बाद नजर आना चाहिए। और तीसरी विशेषता है कि आप उस मटेरियल का आसानी से हिसाब किताब रख सके, कैन इजीली बी वर्कड आउट। जिस भी प्रोडक्ट की आप बात कर रहे हैं, जिस भी मटेरियल की आप बात कर रहे हैं, वो मटेरियल डायरेक्ट मटेरियल तभी कहलाएगा जबकि उस मटेरियल में कितनी विशेषताएं पाई जाती हो, 3। अगर इन 3 में से एक भी विशेषता उसमें नहीं हो, एक भी कैरेक्टरिस्टिक का उसमें लैक हो, तो वो मटेरियल फिर विल बी कन्वर्टेड इनटू इनडायरेक्ट मटेरियल। वो फिर इनडायरेक्ट मटेरियल के नाम से जाना जाएगा। चेक करते हैं, एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझने की कोशिश करते हैं। मान लो आप शू मैन्युफैक्चरिंग कंपनी वाले हैं, आप शूज बनाते हैं, जूते बनाते हैं। बताओ जूता बनाने के लिए, चप्पल बनाने के लिए कौन कौन से रॉ मटेरियल की आवश्यकता पड़ेगी? यस, लेदर, और बताएं, सॉल, और बताएं, धागा, थ्रेड, और बताएं, कीलें वगैरह भी हो सकती है, पिंस, लेस हो सकती है, और कोई डिजाइनिंग मटेरियल XYZ हो सकता है। चिपकाने का पेस्ट, फेविकॉल, फेविक्विक या XYZ whichever is मटेरियल। अभी हम चेक करेंगे कि इतने सारे रॉ मटेरियल में से कौन सा मटेरियल डायरेक्ट मटेरियल है और कौन सा मटेरियल इनडायरेक्ट मटेरियल है। ये तो आप लोगों को कंफर्म है कि ये सब आइटम मटेरियल हैं। लेदर मटेरियल है, सॉल मटेरियल है, थ्रेड मटेरियल है, कीलें मटेरियल है, लेस एंड पेस्ट आपका मटेरियल है। बट इसमें से अब हमको डिसाइड करना है कि कौन सा मटेरियल डायरेक्ट मटेरियल है और कौन सा मटेरियल इनडायरेक्ट मटेरियल है। तो देखो चेक करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं लेदर की। मटेरियल को डायरेक्ट होना है, कितनी कंडीशंस फुलफिल होना जरूरी है? 3। महंगा होना चाहिए, बनने के बाद नजर आना चाहिए, पहचान हो जानी चाहिए,
और उसका आप आसानी से क्या लगा सकें, हिसाब किताब लगा सकें। लेदर, चेक करो कि क्या लेदर इज ए कॉस्टली आइटम, इज लेदर हैविंग इनफ वैल्यू। इतने सारे मटेरियल में क्या लेदर जो है वो महंगा आइटम है क्या? यस और नॉट? यस। फर्स्ट कंडीशन इज फुलफिल्ड। नाउ चेक सेकंड कंडीशन, पहचान, रिकॉग्नाइजेशन। आस्क योरसेल्फ, अपने आप से पूछो कि क्या लेदर जब जूता बन जाएगा, बनने के बाद क्या शूज में लेदर ही लेदर नजर आएगा? चेक करो जूता बनने के बाद आपको क्या नजर आ रहा है, लेदर ना? तो बिल्कुल, अगर वो रॉ मटेरियल फिनिश्ड गुड्स बनने के बाद आपको अगर नजर आता हो स्पष्ट रूप से, तो आप कहेंगे कि हमारा सेकंड कंडीशन फुलफिल होता है, बनने के बाद नजर आना चाहिए। एंड थर्ड कंडीशन, हिसाब किताब। क्या लेदर का आप आसानी से हिसाब किताब रख सकते हो? यस और नॉट? कि 100 ग्राम लगा कि 200 ग्राम लगा या 50 ग्राम लेदर लगा, कितना लगा? यस, हम आसानी से पता लगा सकते हैं कि एक शूज में कितना लेदर लगा। तो हम कहेंगे कि ऑल थ्री कंडीशंस आर फुलफिल्ड, सो लेदर इज डायरेक्ट मटेरियल। इसलिए हम कह सकते हैं कि लेदर क्या है? डायरेक्ट मटेरियल है। नाउ वी विल चेक सेकंड पॉइंट, सोल। क्या सोल महंगा है? यस और नॉट? यस, महंगा है। क्या बनने के बाद, जूता बनने के बाद सोल नजर आता है? बिल्कुल, चलिए अब सोल आपको नजर आएगा। क्या कितने सोल लगे कितने शूज में, क्या उसका हिसाब किताब रख सकते हैं? यस और नॉट? यस। तो आप क्या कहने वाले हैं कि ये भी कौन सा मटेरियल है? डायरेक्ट मटेरियल। बट चेक करो थ्रेड, धागा, शूज में सिलाई हो रखी है, धागा लगा है, चप्पल में, स्लीपर्स में सिलाई हो रखी है थ्रेड से। इज इट कॉस्टली आइटम? क्या धागा, थ्रेड जो लगा वो महंगा है क्या? नो, हैव वेरी स्मॉल वैल्यू, बहुत कम मूल्य का है। क्या आप इसको बनने के बाद पहचान कर सकते हैं? क्या शूज बनने के बाद आपको धागा ही धागा, थ्रेड ही थ्रेड नजर आता है? नहीं, उसको गहराई से अपन देखेंगे, डीपली चेक करेंगे तो नजर आएगा, नजर नहीं आता। क्या धागे का आप आसानी से हिसाब किताब लगा सकते हैं? यस और नॉट? नहीं, उसको काउंट करेंगे, 1 मीटर लगा कि हाफ मीटर, नॉट सो इजी। तो उसका अपन आसानी से हिसाब किताब नहीं लगा सकते। तीनों ही कंडीशंस फुलफिल नहीं हो रही, तो आप क्या कहने वाले हैं कि ये क्या है? इनडायरेक्ट मटेरियल। तो ध्यान रखें, इसका कंसेप्ट ये है कि अगर तीनों ही कंडीशंस फुलफिल होती है तो डायरेक्ट है, अगर तीनों या तीनों में से एक भी कंडीशन फुलफिल नहीं हुई तो आपको क्या कहना है? इनडायरेक्ट मटेरियल। जैसे कीलें या पिन, क्या महंगी है? क्या बनने के बाद कीलें ही कीलें नजर आती है? गौर से देखो, नहीं, जबरदस्ती देखना पड़ता है। क्या कितनी कील लगी उसका हिसाब किताब रख सकते हैं? इज इट इजी और नॉट? नॉट फुलफिल। लेस बनने के बाद महंगा आइटम नहीं है, बनने के बाद नजर आता है और आसानी से हिसाब किताब भी रख सकते हैं। तो बताएं क्या कहेंगे इसको आप? इनडायरेक्ट, क्योंकि एक कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही इसलिए इनडायरेक्ट। ऐसे आप किसी भी आइटम को चेक कर सकते हैं। इसके अलावा अब हम एक एग्जांपल और लेते हैं। आप लोग चाहें तो इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर एक एग्जांपल और दे देते हैं आपको। ये तो हुआ डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। कोई भी प्रोडक्ट डायरेक्ट है कि नहीं, कितना कंडीशन फुलफिल होना चाहिए? 3। चेक कर लो कि वो मटेरियल इनफ वैल्यू का है कि नहीं। चेक कर लो कि बनने के बाद उसका रिकॉग्नाइजेशन इजीली हो सकता है कि नहीं, क्या उसका इजीली आप वर्कआउट कर सकते हैं कि नहीं। लेदर, शूज़ बनाने में जो लेदर लगा, क्या वो महंगा आइटम है कि नहीं? क्या बनने के बाद लेदर ही लेदर नज़र आता है कि नहीं? क्या उसका इजीली आप हिसाब किताब लगा सकते कि नहीं?
तीनों कंडीशन फुलफिल हुआ मीन्स डायरेक्ट। एक भी कंडीशन फुलफिल नहीं हुआ मीन्स इनडायरेक्ट, या इवन ए सिंगल कंडीशन भी फुलफिल नहीं हुआ, तीनों पूरा होता है तो डायरेक्ट मटेरियल, एक भी पूरा नहीं हुआ तो इनडायरेक्ट मटेरियल। चलो एक एग्जांपल और लेके देखते हैं। मान लो आप बुक्स मैन्युफैक्चरर हैं, बुक्स वगैरह आप बनाते हैं, आपके सामने कॉस्ट अकाउंटिंग का बुक पड़ा होगा। चेक करो इस बुक को बनाने में क्या क्या मटेरियल लगा हुआ है। मटेरियल आप लोग कहेंगे कि सर पेपर, कागज लगा हुआ है, और देखें पिन, स्टेपलर पिन, बीच में कहीं पंचिंग किया हुआ होगा। बड़ी बुक होती है तो ये भी होता है थ्रेड, धागा, और चिपकाने के लिए कोई पेस्ट वगैरह भी हो सकता है। चलो कोई भी मटेरियल हो, अब हम इजीली चेक कर पाएंगे। पता लगाओ पेपर डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट है। तुरंत आप कह सकते हैं कि सर डायरेक्ट है। कैसे? चेक करो क्या पेपर महंगा है कि नहीं, इतने मटेरियल में कॉस्टली आइटम है कि नहीं। ये फर्स्ट कंडीशन, ये सेकंड कंडीशन, ये थर्ड कंडीशन। यस, ये महंगा आइटम है, पहला कंडीशन फुलफिल हुआ। चेक करो कि बनने के बाद क्या उसकी पहचान हो सकती है पेपर की। बिल्कुल पेपर ही पेपर नजर आता है आपको। चेक करो कि क्या इस पेपर का आप आसानी से हिसाब किताब रख सकते हैं, कितने पेपर लगे, क्या है। बिल्कुल, इट मीन्स ये पेपर जो हुआ ये कौन सा मटेरियल हुआ, डायरेक्ट मटेरियल हुआ है। पिनें लगी हुई है बिल्कुल बीच में, क्या पिनें महंगी है? नहीं। क्या बनने के बाद पिन नज़र आती है? नहीं। क्या पिनों का इजीली हिसाब किताब रख सकते हैं? नहीं। क्या उसको फाड़ के नज़र करें? क्या काउंट कर सकते हैं कितनी कितने पिन किस किस में लगी, क्या है तो भी एक्सपेंसिव, कैन नॉट बी इजीली फाइंड आउट, इजीली वर्कड आउट नहीं कर सकते। ऐसे ही थ्रेड एंड पेस्ट, ये भी तीनों कंडीशन फुलफिल नहीं करते, तो आपको क्या कहना पड़ेगा, इनडायरेक्ट मटेरियल। तो आई थिंक कि आपको पता लगा होगा कि डायरेक्ट मटेरियल कौन सा होता है, इनडायरेक्ट मटेरियल कौन सा होता है। ये शर्ट मैंने पहन रखा है, इसमें पता लगाओ डायरेक्ट मटेरियल कौन सा है। कपड़ा, क्लॉथ डायरेक्ट है, महंगा है, बनने के बाद नज़र भी आता है, हिसाब किताब भी रख सकते हैं। बट ये जो बटन लगा हुआ है महंगा नहीं है, बनने के बाद नज़र आता है हाँ, बट इजीली हिसाब किताब नहीं रख सकते। तो पहला कंडीशन फुलफिल नहीं हो रहा, इसलिए इस बटन को क्या नाम से जानेंगे आप, इनडायरेक्ट। कॉलर में अंदर कैनवास भी लगा होगा, वाइट वाइट कड़क कड़क, आपने देखा होगा। यस, क्या महंगा है? नहीं। बनने के बाद नज़र आता है? नहीं। क्या हिसाब किताब रख सकते हैं? नहीं। छोटा छोटा स्मॉल पीसेस में लगा करता है, तो इजीली वर्कआउट भी नहीं कर सकते। तीनों कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही, इसलिए क्या कहेंगे आप इसको, इनडायरेक्ट मटेरियल। आप चाहें तो इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये पेपर और बुक्स के लिए है। तो आई थिंक कि मटेरियल के बारे में आपको डिटेल पता चल गई है। एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछ लिया करते हैं कभी कभी कि व्हाट डू यू मीन बाय डायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट मटेरियल। तो आपको कहना है कि जिस भी मटेरियल में ये तीनों कंडीशंस फुलफिल होती है वो डायरेक्ट मटेरियल है, और तीन में से एक भी कंडीशन अगर फुलफिल नहीं हुआ तो इनडायरेक्ट मटेरियल। अभी हम बात करेंगे डायरेक्ट लेबर। प्रत्यक्ष श्रम। जिस प्रकार हमने अभी डायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट मटेरियल के बारे में बात की, वैसे ही हम अभी बात करेंगे डायरेक्ट लेबर एंड इनडायरेक्ट लेबर। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट का मतलब है लेबर की ऐसी कॉस्ट विच कैन इजीली बी चार्ज्ड
टू एनी कॉस्ट सेंटर और कॉस्ट यूनिट, जिसको आसानी से किसी भी लागत केंद्र या लागत इकाई को प्रत्यक्ष रूप से चार्ज किया जा सके, वह प्रत्यक्ष श्रम लागत कहलाएगी। इसको अदर वर्ड्स में भी हम बात कर सकते हैं, दूसरे शब्दों में भी, विच इज डायरेक्टली रिलेटेड टू प्रोडक्शन। ये दो डेफिनेशन है, बट ये डेफिनेशन का लैंग्वेज थोड़ा टिपिकल है, इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू आप आराम से समझ पाएंगे। सपोज हम शूज मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, वी प्रोड्यूसेस 3 टाइप्स ऑफ शूज, लेडीज शूज, जेंट्स शूज एंड किड्स शूज। हमारे पास 3 सेपरेट डिपार्टमेंट है, 3 सेपरेट बिल्डिंग है। इस वाली बिल्डिंग में लेडीज शूज बनता है, सेकंड वाली बिल्डिंग में जेंट्स शूज बनता है, थर्ड वाली बिल्डिंग में किड्स शूज बनता है। फर्स्ट वाली बिल्डिंग में 10 वर्कर हैं, वो 10 ही जने शूज बना रहे हैं। सेकंड वाली बिल्डिंग में 15 लेबरर्स हैं, वो भी शूज बना रहे हैं। थर्ड वाली बिल्डिंग में 20 लेबरर्स हैं, वो भी शूज बना रहे हैं। तो इन सेपरेट डिपार्टमेंट वाइज लेबर्स को जो आप वेजेस पे करेंगे, लेबर पे करेंगे, सैलरी पे करेंगे, उसी अमाउंट को यहाँ पर क्या नाम दिया गया है, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। या ऐसा कहें, सेपरेट डिपार्टमेंट वाइज जो लेबर कॉस्ट आपको नजर आती है उसे हम किस नाम से जानेंगे, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। सपोज इन 3 डिपार्टमेंट के सेपरेट वर्कर्स हुए, इसके अलावा एक सुपरवाइजर भी है। वो सुपरवाइजर तीनों डिपार्टमेंट को चेक करता है कि क्या लेबर्स वहां पर सही तरीके से वर्किंग कर रही है या नहीं। सुपरवाइजर कभी लेडीज डिपार्टमेंट में जाता है, कभी जेंट्स शूज डिपार्टमेंट में जाता है, कभी किड्स शूज में। क्या सुपरवाइजर की सैलरी आप डायरेक्टली कह सकते हैं कि किस डिपार्टमेंट से रिलेटेड है, फर्स्ट, सेकंड या थर्ड? तो हम कहेंगे पता नहीं कि किससे, तीनों से ही रिलेटेड है। तो ये सुपरवाइजर को जो सैलरी आपने दिया, ये लेबर कॉस्ट, ये वेजेस कॉस्ट, ये आपकी कॉस्ट कहलाएगी इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट। ऐसी लेबर कॉस्ट जो पर्टिकुलर किसी डिपार्टमेंट से रिलेटेड नहीं, वेरियस डिपार्टमेंट से रिलेटेड है, जिसको वेरियस डिपार्टमेंट्स में बांटना पड़ेगा, दैट इज नॉन एज इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट। और दूसरे शब्दों में बात करते हैं जो कि आपको समझ में आएगा, ऐसा लेबर कॉस्ट जो डिपार्टमेंट वाइज बटाया है, ऑलरेडी अलोकेटेड टू कॉस्ट सेंटर्स और कॉस्ट यूनिट और डिपार्टमेंट्स, आर नॉन एज डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। तो इसकी डेफिनेशन एक बार देखते हैं। विच कैन इजीली बी चार्ज्ड टू एनी कॉस्ट सेंटर और कॉस्ट यूनिट। यहां कॉस्ट सेंटर, कॉस्ट यूनिट को आप डिपार्टमेंट नाम दे सकते हैं। इसको भी हम कभी समझेंगे कि कॉस्ट सेंटर क्या है, कॉस्ट यूनिट क्या है, डिटेल्ड हम बात करेंगे। अभी आप समझ सकते हैं, इसको रिप्लेस कर सकते हैं किस वर्ड से, डिपार्टमेंट, जिसको आसानी से किसी भी लागत केंद्र या लागत इकाई को प्रत्यक्ष रूप से चार्ज किया जा सके, बोले तो डायरेक्टली अलोकेट कर सकें, चार्ज कर सकें। जैसे ए डिपार्टमेंट में 10 वर्कर थे, उनको प्रत्येक को 10,000 रुपये, 10,000 रुपीज़ दिया जाता है पर मंथ। तो 10% का कितना वेजेस बना, 1 लाख। तो इस 1 लाख रुपीज़ को हम कहेंगे
कि ए डिपार्टमेंट की डायरेक्ट लेबर कॉस्ट है। बी डिपार्टमेंट में 15 वर्कर्स हैं, सभी को 20,000 पर मंथ दिया जाता है। तो 15 पर्सन्स का 20,000 रुपीज़ पर मंथ के हिसाब से कितना अमाउंट बना? 3 लाख रुपीज़। ये बी डिपार्टमेंट की डायरेक्ट लेबर कॉस्ट है। सी डिपार्टमेंट में 20 वर्कर्स वर्क कर रहे हैं, सबको 5,000 रुपीज़ पर मंथ दिया जाता है। तो 20 इंटू 5,000 1 लाख रुपीज़, ये सी डिपार्टमेंट का डायरेक्ट लेबर कॉस्ट है। बट सुपरवाइजर को आप 1 लाख रुपए महीने का ₹1 लाख पर मंथ पे करते हैं, तो ये 1 लाख रुपया इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट है, क्योंकि पता नहीं कि ये किस डिपार्टमेंट से रिलेटेड है, वो तीनों से ही रिलेटेड है। और जो लेबर कॉस्ट एक से अधिक डिपार्टमेंट से रिलेटेड हो उसे इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट कहा जाता है। तो आई थिंक नाउ इट विल बी क्लियर। इसकी एक डेफिनेशन और है, विच इज डायरेक्टली रिलेटेड टू प्रोडक्शन। ऐसी लेबर कॉस्ट जो डायरेक्टली किससे रिलेटेड हो? प्रोडक्शन से रिलेटेड है, उसी वेजेस को आप यहां पर किस नाम से जानेंगे? डायरेक्ट लेबर कॉस्ट के नाम से जानेंगे। अब प्रोडक्शन से कैसे रिलेटेड है इसको भी एक एग्जांपल से समझ लें। डिपार्टमेंट ए में 10 वर्कर हैं, वो 10 ही जने जूते सिल रहे हैं। जूते सिलने वाले को, पॉलिश करने वाले को, लेस लगाने वाले को, फिनिशिंग करने वाले को, पैकेजिंग करने वाले को जो वेजेस आपने दिया, जो लेबर का पेमेंट किया, उसको किस नाम से जाना जाएगा? डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। क्योंकि वो वर्कर डायरेक्टली क्या कर रहा है? शूज का प्रोडक्शन करने से रिलेटेड है। बट सुपरवाइजर, क्या सुपरवाइजर खुद जूता सिल रहा है, खुद सॉल लगा रहा है, खुद पॉलिश कर रहा है? क्या सुपरवाइजर मशीन के साथ वर्किंग कर रहा है? क्या सुपरवाइजर प्रोडक्शन से रिलेटेड कोई भी डायरेक्ट वर्किंग कर रहा है क्या? नहीं। तो यू विल से दैट सुपरवाइजर्स वेजेस इज नॉन एज इनडायरेक्ट वेजेस और इनडायरेक्ट लेबर। कंपनी में बहुत तरह की लेबर है, एक बार उनके नाम की हम बात करेंगे। एक बार आप चाहें तो इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि डायरेक्ट लेबर कॉस्ट which can easily be charged to any cost center और cost unit, जिसे आसानी से किसी भी डिपार्टमेंट को easily चार्ज किया जा सके, जिसको आसानी से किसी भी लागत केंद्र को प्रत्यक्ष रूप से चार्ज किया जा सके। और या फिर ऐसा वेजेस जो डायरेक्टली कहाँ से रिलेटेड है? प्रोडक्शन से रिलेटेड है, उसे आप डायरेक्ट लेबर का नाम देंगे। एक एग्जांपल और समझ लें कि डायरेक्ट लेबर क्या, इनडायरेक्ट लेबर क्या। डायरेक्ट लेबर वो जो प्रोडक्शन से रिलेटेड है। अभी हम इनकी बात करेंगे। लेबर, कंपनी में कितने तरह की लेबर होती है, उनके नाम बताओ। एक तो अपना असली वर्कर, प्योर लेबर, जो वास्तव में शूज की सिलाई कर रहा है, मशीन के साथ वर्किंग कर रहा है। इसके ऊपर सुपरवाइजर, देन वॉचमैन या पियोन, सिक्योरिटी गार्ड, स्टाफ, जनरल मैनेजर एंड वेरियस टाइप ऑफ वर्कर्स, लेबरर्स। अब इनमें हर एक को चेक करो कि कौन डायरेक्ट लेबर है, कौन इनडायरेक्ट लेबर है। चेक करते हैं वर्कर, ये क्या कर रहा है? प्रोडक्शन से रिलेटेड, इसलिए इसको आप क्या नाम देंगे? डायरेक्ट लेबर। लेकिन क्या सुपरवाइजर खुद शूज बना रहा है क्या? क्या ये प्रोडक्शन से रिलेटेड है क्या? तो आपको क्या कहना पड़ेगा? इनडायरेक्ट लेबर। इन सबको चेक करें आप। क्या वॉचमैन खुद जूता सिलता है? सिक्योरिटी गार्ड, ऑफिस स्टाफ, जनरल मैनेजर? नहीं। तो इन सबको क्या नाम देना पड़ेगा? इनडायरेक्ट लेबर, नॉट रिलेटेड
with production डायरेक्टली। ये प्रोडक्शन से डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है, इसलिए इनको क्या नाम दिया गया है, इनडायरेक्ट लेबर। आप चाहें तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि एग्जाम्पल आपको समझने में इजी रहे। डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर के बाद अब हम बात करेंगे डायरेक्ट एक्सपेंस की। डायरेक्ट एक्सपेंस एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंस। डायरेक्ट एक्सपेंस, इसकी डेफिनेशन भी सेम टू सेम जो आप लोगों ने डायरेक्ट लेबर में लिखी थी, which can easily be charged to any cost center or cost unit, जिसे आसानी से लागत केंद्र या लागत इकाई को प्रत्यक्ष रूप से चार्ज किया जा सके, प्रत्यक्ष व्यय कहलाएगा। इसके अलावा सभी व्यय अप्रत्यक्ष व्यय कहलाएंगे। इसको भी एक एग्जांपल से समझ लें। अभी अपने 3 डिपार्टमेंट थे, लेडीज शूज, जेंट शूज, किड शूज। तीनों बिल्डिंग सेपरेट है, तीनों का लाइट का बिल अलग अलग आता है। इसका लाइट बिल 10,000 आया, इसका लाइट बिल 20,000, इसका लाइट बिल 30,000। तो दिस इलेक्ट्रिसिटी चार्ज इज डायरेक्ट एक्सपेंस फॉर ईच डिपार्टमेंट। ये 10,000 इसका प्रत्यक्ष व्यय है, ये 20,000 इसका प्रत्यक्ष व्यय है, और ये 30,000 इसी डिपार्टमेंट का डायरेक्ट एक्सपेंस है, क्योंकि ये डायरेक्ट इस डिपार्टमेंट से रिलेटेड है। एनी एक्सपेंस which can directly be related with any department is known as direct expense। लेकिन सपोज अगर कंपनी का लाइट का एक ही बिल आता है, सभी डिपार्टमेंट का एक साथ एक ही मीटर है, एक ही बिल आया 80,000 का, तो व्हाट यू विल से, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। हम डायरेक्टली पता नहीं लगा सकते कि 80,000 में से ए डिपार्टमेंट का लाइट बिल कितना, बी का कितना, सी का कितना। तो ध्यान रहे, ऐसा खर्च जो डायरेक्ट किसी डिपार्टमेंट से रिलेटेड है डायरेक्ट एक्सपेंस, और जिसे डायरेक्ट किसी डिपार्टमेंट को चार्ज नहीं कर सकते उसे वेरियस डिपार्टमेंट्स में बांटना पड़ेगा, उसको किस नाम से जानेंगे आप, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। तो आई थिंक कि ये तीनों एक्सपेंस के सब क्लासिफिकेशन आपके अभी क्लियर हैं। एक बार वापस बात कर रहे हैं, मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट, एक्सपेंस कॉस्ट। मटेरियल को डायरेक्ट होना है, कितनी कंडीशंस थी, 3। वो क्या होना चाहिए, महंगा, बनने के बाद उसकी पहचान, रिकॉग्नाइजेशन, और उसका आसानी से क्या रख सकें आप, हिसाब किताब। इनडायरेक्ट होने के लिए तीनों में से अगर एक भी कंडीशन फुलफिल नहीं हुआ तो उसको आप किस नाम से जानेंगे, इनडायरेक्ट। ऐसे ही लेबर, डायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट लेबर। डायरेक्ट लेबर आप किसको कहेंगे, which is directly related with production, प्रोडक्शन से रिलेटेड, और या फिर दूसरे शब्दों में कहें डिपार्टमेंट से रिलेटेड। और इन दोनों में से कोई भी नहीं है तो उसको आप यहां किस नाम से जानेंगे, इनडायरेक्ट लेबर। ऐसे ही एक्सपेंस, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, सेम चीज। ऐसा एक्सपेंस जो प्रोडक्शन से रिलेटेड है या
किसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट से डायरेक्टली रिलेटेड है। और ये कंडीशन फुलफिल नहीं होती तो उसको क्या नाम देना है? इनडायरेक्ट एक्सपेंस। तो ये अभी तक हमने कॉस्ट के बारे में जो भी पढ़ा उसका समरी है। मटेरियल, लेबर, एक्सपेंस। स्टार्टिंग में हमने कॉस्ट को कितने भागों में बांट दिया था? 3 भागों में, मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट, एक्सपेंस। बाद में इनको वापस सब डिवाइड किया था 2 भागों में, डायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। अब मटेरियल डायरेक्ट होने के लिए कितना कंडीशन फुलफिल होना जरूरी है? 3। तीनों में से एक भी कंडीशन फुलफिल नहीं हुआ तो क्या कहना है? इनडायरेक्ट। जो लेबर प्रोडक्शन से रिलेटेड है या पर्टिकुलर किसी डिपार्टमेंट से रिलेटेड है वो लेबर रहेगी डायरेक्ट। इसके अलावा वाली लेबर को क्या कहेंगे आप? इनडायरेक्ट। जस्ट लाइक सेम एक्सपेंस में भी सेम रहेगा। तो आज की क्लास में केवल इतना ही। हमने अभी तक 2 क्लासेस ली हैं। बिल्कुल बेसिक इंट्रोडक्शन हमने अभी कॉस्ट का किया है। पिछली क्लास में हमने कॉस्ट का ओरिजिन 1944, हाईएस्ट बॉडी, ICAI, उसके ऑब्जेक्टिव्स की बात करी थी। अभी हमने कॉस्ट का क्लासिफिकेशन या कॉस्ट के एलिमेंट्स की हमने अभी बात करी है कि कॉस्ट के कितने एलिमेंट्स हैं? 3। उसको वापस सब डिवाइड किया है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट में। तो आप एक बार इनको अच्छे से रीडिंग कर लें ताकि आपको पता रहे कि डायरेक्ट मटेरियल कौन सा, इनडायरेक्ट मटेरियल कौन सा। ये क्लियर होना जरूरी है। कभी भी आपको कुछ भी पूछा जा सकता है। जैसे आप फर्नीचर बनाने वाले हैं, अब उसमें लकड़ी लगी है, लॉग, अब वो डायरेक्ट मटेरियल है कि इनडायरेक्ट मटेरियल है? तो आप क्या कहेंगे कि डायरेक्ट है सर, क्योंकि लकड़ी महंगी है, बनने के बाद लकड़ी ही लकड़ी नजर आती है, हिसाब किताब भी रख सकते हैं। बट उसमें जो कीलें लगी है, उसमें जो फेविकॉल लगा है, उसको आप क्या कहेंगे? इनडायरेक्ट। क्योंकि कील और फेविकॉल महंगा आइटम नहीं, बनने के बाद नज़र भी नहीं आता और उसका आसानी से हिसाब किताब भी नहीं रख सकते। तो इसको अच्छे से आप एक बार पढ़ लें, फिर नेक्स्ट क्लास में नया क्लासिफिकेशन हम कॉस्ट की बात करेंगे। ओके, आज केवल इतना ही। बाय।